नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोलबाग कीकरवाला चौक पर, जो दिल्ली सफाई कर्मचारी का आयोग है। मिस्टर संजय गहलोत यहाँ पर चेयरपर्सन है और इनके पास अपनी एक शिकायत लेकर के पिंकी नाम की महिला आई है। यहाँ पर उनके पति सरकारी कर्मचारी थे, दिल्ली नगर निगम में शिक्षा विभाग में थे। पिंकी का कहना है कि उनके पति को काम के दौरान टॉर्चर किया गया उनके अधिकारियों के द्वारा, जिसकी वजह से उनके पति की डेथ हो गई। क्या पूरा मामला है, ये सब दिखाने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपने रिपोर्टर व्यास कुशवाहा के द्वारा। ये घटना घटी है, ये कब की घटना है? ये 16 अक्टूबर की ये घटना है। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आपको ये पता लगा कि मेरे पति जो है वो डिप्रेशन में? ड्यूटी से आए, वो 7:30 के लगभग 8 बजे कुछ आते थे ड्यूटी से। एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था उनको कि ऐसा रूल निकाला था कि सुबह वाले हैं जो दोपहर को काम करके देंगे, दोपहर वाले वो सुबह के लिए नाइट में काम करके जाएंगे। तो ये आए मैंने चाय वगैरह दिया इनको। तो कहते जैसे आम बात करते हैं हस्बैंड, वैसी बात किया मुझसे। मुझको बोलने लगे यार पता नहीं आज बहुत टेंशन हो रही है। मैंने बोला किस बात की टेंशन हो रही है? कोई बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या हो गया मुझे बताओ। तो बोले कि वो अधिकारी आया था आज स्कूल में, शिषपाल मीना जी, ठीक है। तो एमसीडी के अधिकारी है, विद्यालय ऐसा ही है वो। अच्छा, विद्यालय का ऐसा ही, ठीक है। तो मेरे पता नहीं कौन से अंत में फेंकने के लिए बोल रहा है। तो उनको टेंशन हो गई, मेरे बच्चे का स्कूल वहाँ पर, मेरा काम उधर है और मैं कैसे करूँगा। मतलब उनका ट्रांसफर जो है वो कहीं और अंत में फेंकने के लिए बोल रहा था, बड़े स्कूल में और अंत में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने जैसे तसल्ली देनी चाहिए एक दीदी को, तो मैंने तसल्ली दी, कोई बात नहीं देख लेंगे, ट्रांसफर भी करा लेंगे, बच्चे का देख लेंगे। बट वो इतना डिप्रेशन में आ गए। खाना मैंने बोला रोटी बनाई खा लो आप, नहीं मुझे नहीं खाना, एक काम कर थोड़ी सी चावल दे दे और गोभी की सब्जी बनाई थी उस दिन मैंने, तो थोड़ी सी गोभी की सब्जी खा ली उन्होंने और रोटी, सो गए। 12 बजे के करीब तो मोबाइल वगैरह देख रहे थे वो, तब भी मेरे से कुछ बात नहीं करी। आने के बाद ऐसा बात करने के बाद फिर मैंने बोला क्या बात है, कुछ नहीं बताया मुझे। फिर भी चुप रही है कि बोलते यार कुछ नहीं कोई नहीं। फिर 11:30 बजे के लगभग में हम लोग सो गए थे। 12:30 को 5 मिनट था जब ये उठे और उठ के पानी डालने लगे अपने मग्गे से सर पे। तो मैंने बोला उनका नाम ज्ञानेंद्र है पर मैं उनको सोनू बोलती थी। सोनू 2 बार बोला, कुछ नहीं बोला। तीसरी बार में हूँ करके फिर उसके बाद में गुप्त हो गए और इतनी जबान निकल गई थी मुझसे, एकदम झाग आने लगे और यूं करके हाथ होने लगे उनके। वो सब मैंने देखा अपनी आंखों से। जैसे डिप्रेशन की कोई दवाई वाई भी ली थी क्या? नहीं, कभी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। जिस दिन आपको ये बात पता लगी थी कि वो डिप्रेशन में है या उनको दिमागी जो है वो टेंशन उनकी जो ठीक नहीं है, लेकिन क्या इससे पहले भी उन्होंने कभी इस बात को ऐसा कभी जिक्र किया कि मैं टेंशन में हूँ या कभी इस तरीके की बात? मतलब पहले कभी पहले थे एक बार जो बोले 1-2 बार यार यहाँ से चल देंगे, किधर अंत में चल देंगे। बोले क्या हो गया? बोलते नहीं यार वो बहुत प्रेशर डालते हैं सामने से मुझे, जैसे बात करते हैं हस्बैंड यार बहुत प्रेशर डालते हैं लोग सामने से। मैंने बोला कोई बात नहीं देखेंगे अभी जो करना है। पर मुझे क्या पता था 16 अक्टूबर के दिन पे ही मेरे पति को इतना डिप्रेशन में डाल दिया सामने वाले ने, तो उसकी नस फट गई और मेरे पास प्रूफ है कि नस फटने से ही उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जब हॉस्पिटल आप लेके गए तो कितने बजे का टाइम होगा लगभग में उस दौरान और हॉस्पिटल लेके जाए? मैं पहले बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तो मैंने अपने घर वालों को फोन किया। ठीक है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बच्चा, मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, तुरंत ही बाजू वाले भैया है उनका नाम हरीश है, मैंने उनको कॉल किया और कॉल करके बोला मैंने भैया जल्दी आओ यहाँ पर, देखो इनको क्या हो गया। क्योंकि उस टाइम मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हो गया अंदर का, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कॉल करके बोला मैंने भैया आओ जल्दी, तो वो आए। बोले भाभी एक काम करो। फिर मेरे को लगा बीपीपी की तो परेशानी नहीं, मैं और मेरी लड़की 1:45 बजे गए सामने से डॉक्टर को बुलाने, उसके घर तक गए हम लोग, ताकि कैसे बीपी की प्रॉब्लम बचा लूंगी मैं उनको। फिर बोले कि डॉक्टर बोले मेरे सिचुएशन में नहीं है, एक काम करो आप लेके जाइए, दूसरे हॉस्पिटल में बोल दिया कि आप चले जाइए। तो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने उनको पहले सप्तजन लेके गए, तो वहाँ पर वो मशीन नहीं थी, मशीन उनकी 3 महीने से
खराब थी। ठीक है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्स में हॉस्पिटल कौन सा प्राइवेट में लेके सरकारी हॉस्पिटल में हाँ। मशीन जो है वो 3 महीने से खराब थी। ये गौर करने वाली बात होगी कि सरकारी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में भी 3 महीने से मशीन खराब है। यानी कि इमरजेंसी अगर पड़ने के बावजूद भी अगर किसी मरीज को जो है जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो वहां पर मशीनें खराब है, जिसकी तत्काल जो है कोई ऐसा अगर इंजरी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसका कोई उपचार नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता। चाहे मरीज को दूसरी जगह लेके जाने में समय लगे तो उसकी रास्ते में अगर मृत्यु हो जाए तो इसके लिए भी कोई डॉक्टर अपनी या कोई हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेता है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ जब फिर एम्स में लेके गए तो इमरजेंसी में वो किया, एडमिट किया। तो वहाँ पर इनको देखने के साथ में बोले कि सिचुएशन बहुत खराब है, 90% बचा नहीं सकता है। ठीक है। फिर मशीन में डाला। मेरी डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कंप्यूटर पे दिखाया लैपटॉप पे कि देखो इतना ब्लडिंग हो गया है। ठीक है, ब्लडिंग हो गया है। तो मैंने बोला, फिर भी मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर पड़े, मैं बोले मेरे 8 साल की लड़की है, प्लीज कितनी भी कोशिश करो, बचाने की कोशिश करो मेरे हस्बैंड को। तो बोलते नहीं, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो बताए कि इधर सूजन है, मतलब कान के नीचे हाँ, इधर गर्दन है। तो हम लोग दवाई देके स्वेलिंग कम करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तब भी मुझे विश्वास था कि मेरे हस्बैंड को मैं बचा लूंगी या डॉक्टर बचा लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में पूरी रात, सोमवार को हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। ठीक है। पूरी रात। ठीक है। मंगलवार की रात को मुझे बोले कि सिर्फ उधर एक जेंट्स रुक सकते हैं, लेडीज अलाउड नहीं है। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर आई हूँ। ठीक है। और बुधवार को मुझे बुलाया दोपहर में कि आप आ जाओ। और मुझे मतलब भयानी लगती, उसने कॉल किया, दीदी आप आ जाओ। तो मैं पहुंची हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में मैं तो ऐसी गई थी जैसे सुहागन लेडी जाती है, मुझे क्या पता था कि ऐसी बात है। और उन्होंने बोला डोनेट करने के लिए कि आपको डोनेट कर सकते हो। तो मेरे पैरों के लिए जमीन सरक गई और मैं बौखला गई। मैंने बोला क्या बोल रहे हैं, डोनेट करो, कोई अंग वगैरह डोनेट करने के लिए इस तरीके से वो बात कर रहे हैं हॉस्पिटल। और मैंने डॉक्टर बोले मुझे, तब भी मैं अंदर जब भी आईसीयू में जाती थी मैंने डॉक्टर के भी पैर पड़े, मेरी 8 साल की बच्ची ऐसा मत बोलो प्लीज, मेरे हस्बैंड को बचा लो। बोले हम लोग हमारे तरफ से जितना हो रहा है मैम हम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। स्वेलिंग उतारने के लिए तो सूजन उतारने के लिए हम लोग दवाई दे रहे हैं। और फिर मुझसे इधर साइन लिया उन लोगों ने। ठीक है, मैंने दे दिया। मैंने उन लोगों को पूछा पर इनको कोई खतरा तो नहीं है? डॉक्टर बोला खतरा भी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, बच जाएंगे ना, मुझे तो सिर्फ बचाना था उनको। ठीक है। फिर मुझे ये भी बोला गया कि अगर मशीन पे रखने से अगर तुम्हारे पति बचते हैं तो मैं जिंदगी भर तो तुम रख नहीं सकते हो। तो मैंने बोला अगर जिंदगी भर भी मशीन पे रख के मेरे हस्बैंड जिंदा रहते हैं तो मैं वो भी रखने को तैयार हूँ। तो बोले नहीं पर मैम ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। बुधवार की शाम को मेरे को 8:30 का टाइम दिया था लोगों ने, डॉक्टरों ने। ठीक है। तो जब मैंने धड़कन चेक करी जाके, हाथ पैर ठंडे थे इनके। तो नारियल तेल होता है ना, गोले का तेल, वो देते थे हाथ पैर में रगड़ने के लिए। तो मैंने हाथ पैर इनके चेक किए तो ठंडे पड़े थे। मुझे नॉलेज नहीं था कि ऐसा हो गया इनके साथ में। और जबान यहाँ साइड में थी, मतलब साइड में पलट गई थी। ठीक है। हाँ, जबान साइड में थी। बट मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं था कि मेरे पति खत्म हो गए। बट डॉक्टर ने 90% बोले हम 6 बजे तक का टाइम देते हैं, 6 बजे के बाद बताएंगे कि क्या है, क्या हुआ। मतलब उन्होंने भी पूरा कंफर्म नहीं किया। लेकिन अभी अगर हॉस्पिटल और अभी तक की बात के अंदर में जिस तरीके से आपने जो है अब इंसाफ की गुहार लगाई है, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी थे और सफाई कर्मचारी इस समय दिल्ली के अंदर में जो है वो सीएम केजरीवाल जी जो है केजरीवाल जी तो दिल्ली के अंदर में है, एमसीडी भी अब उनके हाथ में है। अभी इस समय आपको अंदर में टीकर वाले चौक के ऊपर में जो कि आप दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर क्या मांग लेकर के पहुंचे हैं? मैंने तो यही मांग की, मुझे मेरी पक्की नौकरी लग जाए। ज्यादा मैं यही बोल रही हूँ, मुझे पक्की नौकरी लगे। ठीक है। मेरे पति की जगह पे मुझे पक्की नौकरी दी जाए और मेरे को इंसाफ मिले। जो अधिकारी ने ऐसा किया था, मुझे 27 अक्टूबर का टाइम दे के वो आए नहीं लाजपत नगर। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है, वो सर बहुत अच्छे, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। हम सब लोग साथ में हैं। देखो ताकि अपना समय निकाल के आनंद जी सब लोग आए आपके पास में, चिंता करो, हम सब पूरी कोशिश। बस मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरे बच्चे की परवरिश करूं, पीछे कोई नहीं कमाने वाला। कोई बात। आपके सास ससुर घर में? ससुर नहीं, ये सास है, वो भी अब नोएडा रहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं। अभी ये बहन का लड़का बुलाया, ये रह रही, बच्चे मैं ही हूँ काटी घर में, से भी कोई नहीं सब छोड़ के जिसमें रह रहे हो अपना घर। हाँ, वो उस पे भी केस चल रहा है, घर पे केस चल रहा है।
मगर सर ये है कि मुझे बस इंसाफ चाहिए सर। मैं तो उनको भी बोली अधिकारी को, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे इंसाफ दे दो बस। चलो ठीक है, मुझे नौकरी पक्की दे दो ताकि मेरे बच्चे को पढ़ा लूं, मैं परवरिश करूं सर। पूरी ताकत है, ऐसे आप बहुत अच्छे हो सर, आपका सुना मैंने। चलो ठीक है करें। महिला बैठी है, इनको लेकर के लगातार जो सफाई कर्मचारियों के अंदर में प्रेरणा, मतलब एक आपकी जो बातें हैं वो प्रेरणादायक है, तो जो हम लोगों ने सुनी। लेकिन वहीं पर अगर सफाई कर्मचारियों को इस तरीके से अगर टॉर्चर किया जाएगा तो आखिर में आने वाले समय के अंदर में अगर ऐसी ही और भी महिलाएं होंगी, ऐसी लड़कियां होंगी जो इस उम्र के अंदर में विधवा का अगर रूप धर लेती हैं, तो क्या ये हमारे समाज के लिए क्या अच्छा होगा? देखिए रियली ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि इतनी उम्र में ये वीडियो हो गई है, और वीडियो होने का एक मुख्य कारण आज जैसे मुझे बताया गया है, और साथ साथ कुछ ट्रेडिंग लीडर भी आज हमारे बीच में हैं, इन्होंने भी जांच परख की है ऐसी बात की, तो ये सच बात मानी गई कि इनके जो हस्बैंड थे, काम कर रहे थे जी। उनके जो कंसर्न सैनिटरी इंस्पेक्टर थे या स्कूल के इंस्पेक्टर थे, ये स्कूल में कार्यरत थे, उन्होंने कोई दबाव बना के विभिन्न कारणों से नाना प्रकार से परेशान करते हैं। आखिर वो मजबूर हो गए। कई बार इनको बताया भी उन्होंने कि मैं बड़ा परेशान हूँ, नौकरी में मेरी खतरा चल रहा है, मुझे सस्पेंड करना चाहते हैं, मेरी नौकरी खत्म करना चाहते हैं, तो इसी उधेड़-बुन में लगे रहे। आखिर वो समय है कि उनके दिमाग के नस फट गए, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, वो उनके साथ में हुआ। अपनी तरफ से जहां जहां स्टोरी लिखे गए लेकिन वो नहीं बचा पाए। तो अब हम ये चाहते हैं कम से कम जो डिपार्टमेंट का कानून है, डीओपीटी गाइडलाइन है, ऐसे उसमें सर्कमस्टांसेस में इनको कम से कम पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। और ऐसा रूल भी है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी गाइडलाइन देयर इज अ रूल दैट शी विल गेट परमानेंट सर्विस ऑन 5% कोटा, उसके अंदर मत है। इनको कितने समय तक इनको न्याय मिल सकता है अगर इनको नौकरी अगर मिल जाए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बच्चे देखिए आज ये पहली बार आए हैं हमारे साथ में यहाँ पे, और हमने हाईली रिकमेंड किया है जी, हाईली रिकमेंड। जो कमिश्नर की ताकत है, मैं यहाँ पे एक सिविल जज की हैसियत से बैठा हुआ हूँ जी, एक मंत्री का दर्जा है हमारा, और साथ में जो भी हमें प्रदत्त शक्तियां हैं हमारे पास में, उन सबको इस्तेमाल करते हुए कमिश्नर से हमने हाईली रिकमेंड किया है कि ऐसे केस में डीओपीटी गाइडलाइन के तहत इनको परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है, परमानेंट नौकरी देने में बहुत सारी फाइलें और भी होंगी वहां पे जी, जो डिजर्व करती होंगी, तो इनको थोड़ा और प्रायोरिटी पे शीघ्रता से, क्योंकि एक ही कमाने वाले उनके सर पे था और वो भी चला गया, तो अब कहां धक्के खाने वाली बात होगी तो जी। तो इसलिए हम चाहते हैं प्रायोरिटी पे इनको पक्की नौकरी दी जाएगी, और उनका जो भी लाभांश है, जैसे डेथ कम ग्रेजुटी में उनको डबल ग्रेजुटी मिलती है, वो सारा एक एक पाई, इनकी छोटी बेटी साथ में बैठी पढ़ रही है अभी यहाँ पे, तो इनकी फुल फ्लैश सहायता की जाएगी। अगर इसी तरीके से अगर लोग टॉर्चर करते हैं, जो लोग इस डिपार्टमेंट में हैं और ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग टॉर्चर करते हैं, उन लोगों को किस तरीके से आप कहेंगे कि क्या ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और ये ऐसा होना चाहिए इस विभाग के अंदर? नहीं देखिए, ऐसा है, एक सच्चाई कड़वी बहुत ज्यादा है कि ना सदियों से ऐसा होता आया कि टॉर्चर करते हैं, ऐसा होता भी है, लेकिन उन सबको चेतावनी भी देना चाहते हैं। अगर किसी की कोई बात साबित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी देखने में आता है, कर्मचारी होती कुछ बातें उसको बड़ा तरह के बता देते हैं मतलब यहाँ पे। और क्योंकि मेरा जो एक पृष्ठभूमि रही है, एक सफाई कर्मचारी की रही है, मतलब पहले जी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद मैं सफाई कर्मी रहा हूँ 25 साल, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मुझे इन सबका पता है। जैसे कर्मचारी आता है तो मुझे चल जाता है उसका पता जी। हाँ, उनकी कोई जेन्युइन समस्या होती है, उसकी जांच परख करके फिर यहाँ किसी को नहीं बख्शा जाएगा जी। हमें पूरा अधिकार यहाँ पे दे रखा है, किसी को नहीं बख्शा जाता। लोग यहाँ खाली हाथ आते हैं और यहाँ से खुश होकर जाते हैं। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट, भगवान अगर देर है अंधेर नहीं है, इस पैटर्न पे हम काम करते हैं यहाँ पे जी। तो अब टॉर्चर करने के जहां तक संबंध है, अगर किसी की बात साबित होगी तो उसको अकल सिखा दी जाएगी सही तरीके से कि टॉर्चर करना कहते भी किसे हैं। बस ये तो थोड़ी जांच पर कम कर लेते हैं अपने लेवल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पापा समान अंकल है, ये मुझे बहुत सहायता करे, और ये भाई समान मेरे वीर भाई है, और मेरे पिता समान ही लोग सब मेरे से बड़े ही है। मुझे बहुत सपोर्ट किया इन्होंने, और मनीष भैया जो हर कदम पे एकजुट मेरे साथ खड़े रहे, और जो कर्मचारी है, मेरे जितने भाई बहन, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो ये घटना हुई है, इस छोटी सी उम्र में इसके पति जो चले गए हैं, इसके लिए इसको बहुत कुछ मिलना है, जो हमें बड़ी उम्मीद है। इस दिल्ली सफाई आयोग के पास जो हम आए हैं इस बेटी को लेकर, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, जरूर हमसे साझा कीजिएगा। और हाँ, पिंकी को न्याय मिले उसका आश्वासन तो यहाँ चेयरपर्सन संजय गहलोत जी ने दिया ही है। उनको जल्द से जल्द जो प्रावधान है एमसीडी का, उसके द्वारा जो
है पक्की नौकरी लगाने का आश्वासन दिया है। इस पर अपने सुझाव और विचार हमसे जरूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो को भी अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस बात को ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जा सके और पिंकी को जो है न्याय मिलने में सुविधा हो। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आपसे भी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।